लोकसभा में 3 तलाक बिल मंजूर हो गया है। 3 तलाक पर बिल की हिमायत में 245 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में 11 वोट पड़े। कांग्रेस समेत कई अपोजिशन जमातों ने ऐवान से वॉकआउट किया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इससे कबल मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल पेश किया और बहस का आगाज किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब 20 इस्लामी ममालिक में 3 तलाक पर पाबंदी आयद है तो हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में 3 तलाक पर पाबंदी क्यों आयद नहीं की जा सकती। वज़ीर कानून ने कहा कि इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए। तहम अपोजिशन ने बिल को ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग की। कांग्रेस ने इस बिल को गैर इस्लामी और गैर आईनी करार दिया है। महिलाओं के नाम से जो लाया गया है ये समाज को डिवाइड करने का बिल है जी। और समाज को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने का बिल है। और दूसरा, ये बिल संविधान के बहुत से सिद्धांतों के खिलाफ है। तीसरा, ये बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी वायलेशन है। चौथा, ये बिल आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी जो देती है, यानी कि हर कोई कानून की नज़र में बराबर होता है, ये बिल आर्टिकल 14 के खिलाफ है, क्योंकि एक मजहब के पतियों के खिलाफ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। पांचवा, आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बिल आर्टिकल 15 के खिलाफ भी है। आज के इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है, न किसी आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल है। ये जो नया बिल आया है उसमें हमने क्या प्रावधान किया है कि जो विक्टिम महिला है या वो एफआईआर करेगी या उसके ब्लड या मैरिज के रिश्तेदार एफआईआर करेंगे। दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में भी 3 तलाक को नियंत्रित किया गया है और भारत तो सेकुलर मुल्क है। सीपीआई-एम लीडर मोहम्मद सलीम ने हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि यह बिल मुस्लिम खवातीन को मसावियाना हुकूक दिलाने की जानिब एक कारगर कदम है। तरह से ये सरकार चल रही है और संसद को किस तरीके से लिया जाता है, संसदीय समिति को किस तरह से लिया जाता है, ये एक नमूना है। उस समय भी हम पीठासीन अध्यक्ष महोदय की ये कहा था कि आप ऐसे बिल को जो विवादास्पद है, जहां कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स की बातें सुननी पड़ेगी, एक्सपर्ट्स की बातें सुननी पड़ेगी, आप इंसाफ का गुहार लगा रहे हो तो उन महिलाओं संगठन से बात करना पड़ेगा और इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था, लेकिन आप कमेटी में नहीं ले गए क्योंकि आपको हड़बड़ी है। कौन सा हड़बड़ी है? आप 1 साल में तो बिल पारित नहीं कर पाए और फिर लोकसभा को फिर ले आए आप। आज हम समझते हैं ये इतना जो बहस किया जा रहा है वो मेन मुद्दे से मामले को हटाने के लिए। आज हमारे देश में सबसे बड़ा परेशानी माइनॉरिटीज के भी है, बाकी लोगों का भी है, लेकिन खासकर मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो उसका इक्विटी का सवाल है, जो उसका सिक्योरिटी का सवाल है, जो उसका इक्वलिटी का सवाल है। आज से 10 साल पहले सचार कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो लेकर चर्चा हो रही थी, आज उसको पीछे ढकेल दिया गया, उसको भुला दिया जा रहा है। सवाल इक्वलिटी का है। व्हेन वी आस्क फॉर इक्वलिटी आप खामोश क्यों हो जाते हो? हम इक्वल राइट्स चाहते हैं, बेशक अमंग दी वुमेन एंड मेन ऑल्सो। आज जो लोग कहते हैं कि जल्दी क्या है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है, उनसे कहना चाहती हूं कि 477 बहनें आज भी है हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी तलाक बिद्दत की शिकार हुई हैं। 477 तो बहुत बड़ी संख्या है महोदय। अगर एक ही बहन के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ तो इस सदन की, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उस बहन को न्याय दिलवाएं। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने 3 तलाक बिल को समाजी इंसाफ के नजरिए से देखने की बात कही, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम खवातीन इस बिल की मुखालफत करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा
से संबंधित जो निर्णय है उसको प्रभावी बनाने के लिए आप यहाँ पर कानून बना लेकर के आए कि ये मुद्दा इस्लाम से या धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये शुद्ध रूप से सामाजिक कुरीति और कुप्रथा से जुड़ा हुआ है। मैं हिंदुस्तान के वतन अजीज के 100% मुस्लिम खवातीन की तरफ से बहैसियत एक बाप, बहैसियत एक भाई, बहैसियत एक चाचा और बेटा इस ऐवान के जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की 100% मुस्लिम खवातीन इस बिल की पुरजोर मुखालिफत करती है और उसको रिजेक्ट करती है। मैं आपके जरिए हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है कि हमारे वतन अजीज में होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 का जजमेंट है, होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। एक मर्द और मर्द, एक खातून और खातून अपने साथ रहकर जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उस पर आपको आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति है कि ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा। दूसरी बात मैडम स्पीकर साहिबा, एडल्ट्री का कानून इस सरकार ने खवातीन पर लेडीज पर एडल्ट्री का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया और आप एडल्ट्री को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, आपको खामोश बैठे रहे, मगर ट्रिपल तलाक का मामला क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। मारूफ वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी ने वजाहत की है कि एक्शन कमेटी और बोर्ड के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं है। मीडिया के जो लोग इकबाल अंसारी की गुफ्तगू की बुनियाद पर अपनी राय पेश कर रहे हैं वो गलत है। वाज़ेह कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद कुछ सहाफ़ियों ने यह गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की थी कि बाबरी मस्जिद मुकदमे के मुद्दई इकबाल अंसारी मस्जिद मंदिर मसले का हल बातचीत से चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी से बात की। जफर याब जिलानी साहब मौजूद हैं, आइए उनका मौक़िफ़ पूछ लेते हैं कि कमेटी और बिलखुसूस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों के क्या तासुरात हैं, क्या मौक़िफ़ है, क्या वाकई कोई तब्दीली है या अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पर कायम है। मोहतरम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हाल में जो मीटिंग हुई है एक्शन कमेटी की, क्या कुछ लाएमल तैयार किया है मुस्तक़बिल के लिए और क्या मौक़िफ़ है इस मरतबा आपका? देखिए, हमारा जो मीटिंग का मकसद था वो ख़ास तौर से ये था कि हमारे जितने मेंबरान और हमदर्दान सूबे के मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं उनको पूरी वाक़फ़ियत देना मुक़दमात के ताल्लुक़ से और जो ये हरकतें हो रही हैं इनके बयानात वगैरह के ताल्लुक़ से और जो मुस्तक़बिल में ऑर्डिनेंस वगैरह का जिक्र हो रहा है उसके ताल्लुक़ से। और स्टैंड एक्शन कमेटी का 100% वही है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है, जो बोर्ड का स्टैंड चला रहा है 2003 से कि बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल नहीं निकल सकता है, अब सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए ही इसका हल हो सकता है। तो एक्शन कमेटी का भी वही स्टैंड है, कोई और स्टैंड नहीं है। ना कोई बातचीत चल रही है, ना किसी से हुई है, ना होने की कोई उम्मीद है। बार बार आस्था के नाम पर मीटिंगें हो रही हैं और एक समाजी तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है कि आपने पहले भी इस बात का इजहार किया है, ये इतराफ़ किया है कि हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में एक हलचल सी महसूस होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमने अपने लोगों को ये बताया कल तफसील से कि आप आस्था पर ये कह सकते हैं कि यह आस्था कितनी पुरानी है। अगर ये आस्था 1950 से है तो आस्था नहीं हो सकती है। ये तो सिर्फ आपने ज़िद में एक स्टैंड ले लिया और आस्था उससे पुरानी है नहीं। हमने बताया कागजात जो सरकारी हैं, अदालत के फ़ैसले हैं, अदालत में हिंदुओं की जानिब निर्मोही अखाड़ा की जानिब से दाखिल किए गए दावे 1941 तक हैं और 1950 में सरकार उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SP इन सब के ज़रिए दाखिल किए गए जो बयानात हैं अदालत में। ज़ाहिर है सरकार का उस वक्त वज़ीर आला थे गोविंद बल्लभ पंत, उसके एडवोकेट जनरल थे कन्हैयालाल मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था J. नुगरा, चीफ सेक्रेटरी थे भगवान सहाय, ये सब हिंदू थे। इन्होंने कहीं कोई जिक्र नहीं किया है कि ये यहाँ पर कभी हिंदुओं की आस्था रही है। उन्होंने साफ लिखा है कि ये जगह कभी भी मंदिर नहीं रही, राम मंदिर नहीं रही, ये हमेशा से मुसलमानों की मस्जिद रही है जहाँ नमाज होती रही है। किसी ने कभी नहीं कहा कि ये जगह राम मंदिर रही है, मुसलमान मस्जिद को छोड़ दें। तो आस्था कहाँ है? इसलिए ये सब बातें कल हुई हैं और उम्मीद है कि अब आइंदा हमारे लोग इसको अपने अंदाज में कहेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि आस्था के नाम पर एक माहौल ख़राब करने की कोशिश है, लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों अपने साबिक़ा मौक़िफ़ पर अभी भी कायम हैं। कैमरामैन सबजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। अलीगढ़ के थाना अगलास में नहर के किनारे गाय और भैंसों के जमीन में दबे होने की इत्तला पर हंगामा हुआ। मकामी लोगों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और जाम किया। वहीं जेसीबी मशीन से कई गड्ढों से मरी हुई गाय और भैंस निकाली गई। मज़कूरा मामले से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आनन फानन इलाके के पुलिस के साथ आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए और गांव वालों को समझाकर जाम खुलवाया। गाय भैंस कब वहां दफनाई गई और किसने दफनाई, इसका पता नहीं चल सका है। मकामी लोगों का यह भी कहना था कि जिंदा गाय भी दफनाई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच की यकीन दहानी कराई। जमीन में गाय भैंस दफन किए जाने का मामला, गायों को जिंदा दफन किए जाने की खबर पर हंगामा हुआ है। पर कुछ गाय दफनाई गई थी, कुछ लोगों ने आके उसको इश्यू बना दिया कि यहाँ गाय मरी पड़ी है और जिंदा दफना दी गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस द्वारा इन लोगों ने जाम लगा दिया था। पुलिस द्वारा आकर इसको स्थिति को संभालते हुए जाम खुलवाया गया है। इसमें उनके द्वारा जो भी टेड़ दी जा रही है वो ली जा रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पुलिस की तरफ से भी इनमें जो उपद्रवी हैं, उपद्रवी तरफ तो जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ पता करते हुए सख्त से कार्रवाई की जाए। स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति गाड़ियों से और अनगिनत गायों को गड्ढों में गाड़ गया और जिंदा गाय है और पुलिस की गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही है और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और अब भी पुलिस तमाशा देख रही है। जिस व्यक्ति ने देखा उसको भी शांत कर दिया है कि तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, शांत। अपना दल एस पार्टी का यूपी हुकूमत के बाइकआउट का ऐलान जारी है। आज जब दिल्ली में मरकजी वजीर अनुप्रिया पटेल से इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी सदर ने पहले ही इस मामले पर अपने नजरियात से आगाह कर दिया है। वाज़ेह कि अपना दल के सदर आशीष पटेल ने ऐलान किया है कि वो यूपी हुकूमत के किसी भी प्रोग्राम में उस वक्त तक हिस्सा नहीं लेंगे जब तक मसाइल का हल नहीं किया जाएगा। काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर के पर्सनल सेक्रेटरी का एक निजी टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। इस मामले पर राजभर ने कहा कि उन्होंने सेक्रेटरी के खिलाफ वजीर आला योगी आदित्यनाथ और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखकर जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि उनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो निजी सचिवों का खेल है। वो अपना बतियाते हैं, क्या करते हैं। तो जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने तुरंत उसको जो है अपने विभाग से हटा दिया और प्रमुख सचिव से उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिख दिया और फोन भी करके बता दिया और एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इसकी जांच करके जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई तत्काल की जाए। चुनावी मौसम है, 2019 करीब है, गठबंधन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो गठबंधन में रखेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं रहेंगे। हमसे जो वादा किया है 27% आरक्षण में 3 कैटेगरी बना करके रिपोर्ट लागू कर। किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर कारोबारियों की भी लोन माफी के मुतालबे को लेकर आज मेरठ में कारोबारियों ने हंकार रैली का इनेकाद किया। मगरबी यूपी संयुक्त व्यापार मंडल के बैनर तले मुनक्कदा एहतजाजी रैली में शहर के मुख्तलिफ कारोबारी तंजीमों ने शामिल होकर कमिश्नर के जरिए यूपी हुकूमत को मेमोरेंडम पेश किया। मांग है कि जिस तरह से किसानों का कर्जा माफी सरकार लगातार कर रही है, उसी तर्ज पे ही व्यापारियों का भी कर्जा माफ हो। जीएसटी और नोटबंदी के बाद व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो चुका, व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। तो सरकार व्यापारियों का भी 5 लाख रुपए तक का लोन जो विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिया गया वो माफ करे। आंदोलन होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर जिले में हजारों व्यापारी सड़कों पर उतर के। अयोध्या में आज से अयोध्या महोत्सव का आगाज हो गया है। 11 रोजा अयोध्या महोत्सव 6 जनवरी तक चलेगा। पहले दिन दूर दरिया प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें 2100 खवातीन ने शिरकत की। आगाज होने जा रहा है, शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या महोत्सव अयोध्या की पहचान है, सांस्कृतिक, धार्मिक और पौराणिक रूप से। और आज अयोध्या महोत्सव के माध्यम से दूरदुरिया की कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 2100 महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर उस दूरदुरिया कार्यक्रम में आई हैं और भोजन करेंगी, आशीर्वाद देंगी। ये वो बृहस्पति का दिन है। अच्छे दिन। प्रयागराज कुंभ में आने वाले अकीदतमंदों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने कुंभ मेले में सेहत खदमात के बेहतरीन इंतजाम किए हैं। महकमा सेहत ने अकीदतमंदों के लिए 100 बेड के एक अस्पताल की शुरुआत कर दी है। वहीं मेले के 20 सेक्टरों में 20 बेड के 10 छोटे अस्पताल भी बनाए जा रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के बनारस से एक और सब्ज इनकलाब की शुरुआत होने वाली है और इस इनकलाब की जमीन बनारस में तैयार हो चुकी है। इस महीने 29 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी बनारस में बने बैनुल-अक़वामी चावल रिसर्च सेंटर का आगाज करेंगे। के वैज्ञानिकों ने पिछले 20-25 सालों में काफी रिसर्च कर एक ऐसी जीन खोजी जिसको सबवन जीन का नाम दिया गया। इस जीन को यदि डाल दिया जाए किसी भी किस्म में तो वह किस्म लगभग 10 से 14 दिन तक अगर पानी में पूरी तरह से भी डूबी रहे तो वह खराब नहीं होती है। और यहाँ के किसान सौभाग्यशाली हैं कि हमने सबसे पहले इस जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए स्वर्णा किस्म को चुना। सांभा मसूरी जो यहाँ की दूसरी मुख्य किस्म है। मेरठ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर की आपसी रस्साकशी अब शहर के साफ सफाई के इंतजामात पर भारी पड़ने लगी है। खास तौर पर शहर के पसमानदा इलाकों में साफ सफाई का कोई बेहतर इंतजाम न होने से मकामी लोगों के साथ इन वार्डों के कारपोरेटर भी परेशान हैं। साफ सफाई के इंतजामात को लेकर जिस शहर की मेयर ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन के लापरवाह होने की गवाही दें, उस शहर में साफ सफाई के इंतजामात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। खासतौर पर शहर के पसमानदा और अक़लियती आबादी वाले इलाकों में हालात को लेकर इलाके के लोग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बदनज़मी और लापरवाह रवैये से परेशान हैं। इन इलाकों का दौरा करने के बाद नगर निगम की कारगुजारी को लेकर खुद मेयर साहिबा के क्या कुछ तासुरात हैं, आप खुद सुनिए। समस्या मलिन बस्ती में तो बहुत है, क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई सफाई कर्मचारी जाता ही नहीं है, ना कोई वहाँ अधिकारी देखता है जाके। कर्मचारी भी कम है, जो है वो टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। नालियाँ पूरी चौक है, नाले वाले सब टूटे हुए हैं, ना सफाई होती है ना कुछ होता है। काम की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। मलिन बस्ती में ज्यादा है, दलित बस्ती में ज्यादा है, लेकिन कोई वहाँ अभी तक कोई जाके झांकता नहीं है। ये हमने अब दौरा शुरू करा है तो हम अपने जो वार्ड की सफाई करवा रहे हैं। लापरवाही अधिकारियों की है, कोई अधिकारी जाके नहीं झांकता, कोई जानकारी नहीं लेता। उन्हें पता करना चाहिए कि भाई कहाँ ज्यादा जरूरत है, वहाँ कर्मचारी ज्यादा लगाने चाहिए। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने खगड़िया में कोसी पर बने बीपी पुल का इफ्तिताह किया, साथ ही नए मंसूबों के आगाज का ऐलान किया। इनमें बदराघाट होते हुए सहरसा के फिंगू तक सड़क तामीर और चौहतम के पूर्णे घाट पर बागमती पर पचतेर पुल की तामीर शामिल है। पथ मानसी से प्रारंभ होगा। 7.5 किलोमीटर के बाद बदला घाट है, अभी सिंगल लेन है, वो तो डबल लेन होगा ही। लेकिन बदला घाट के बाद जो फनगो हॉल्ट है 15.5 किलोमीटर की उसकी लंबाई है, उसमें कोई रोड नहीं है। पटना के फुलवारी शरीफ थाना में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव ने एसएचओ पर बदसलूकी करने का इल्जाम आयद करते हुए थाने का घेराव किया। सैकड़ों हामियों के साथ तेज प्रताप वहां काफी देर तक रुके रहे। तेज प्रताप ने बिहार हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है और आवाम परेशान है। से बात किए आप, हमसे बदतमीजी से, आप बदतमीजी से क्या बात किए? चलिए हमको पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, अरेस्ट कीजिए, आप हमको अरेस्ट कीजिए। आप बदतमीजी से बात किए हैं तब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जनता के प्रतिनिधि, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, बात जान लीजिए आप। मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, विधानसभा के सदस्य कंप्लीट नहीं है। आप चिल्ला रहे हैं, आप बहस कर रहे हैं जनता के प्रतिनिधि से। अरे आप बहस कर रहे हैं, सरकार आ रहा है अपना, जान लीजिए। आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे हैं तो उनके बड़े बेटे तेज प्रताप को लेकर खानदान से लेकर पार्टी में कशीदगी नजर आ रही है। हालांकि तेज प्रताप खुद को पार्टी में बनाए रखने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन पार्टी का एक भी रुकन असेंबली इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोग अगर गलत करेंगे तो पार्टी से उनको बाहर किया जाएगा, पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। विधायक दल ने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को नेता विरोधी दल बनाया, तो उनके नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है। ऐसे हर आदमी अपने आप को लालू यादव समझकर काम राजद के लिए कर रहा है। फिल्म स्टार शाहरुख खान आज पटना पहुंचे, जिसके बाद उनकी एक झलक पाने के लिए उनके मद्दा बेताब हो गए। एयरपोर्ट से लेकर बापू सभागार तक फैंस इनका इंतजार करते रहे। कुछ मद्दा तो इन्हें देखने के लिए दरख्तों पर चढ़ गए।
हुजूम के दरमियान पुलिस ने शाहरुख खान को प्रोग्राम के मकाम तक पहुंचाया। शाहरुख दैनिक भास्कर के प्रोग्राम पटना उत्सव में शामिल होने पहुंचे। न्यूज़ 18 बिहार इस प्रोग्राम का मीडिया पार्टनर है। बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड ने बेघर लोगों को जमीन देने का एक सिलसिला शुरू किया है। हाल के दिनों में शिया वक्फ बोर्ड ने पटना में 140 लोगों को रिहाइश के लिए जमीन देकर आवाम के दरमियान अपने वकार को बहाल करने की कोशिश की है। बोर्ड ने फैसला किया है कि जमीन के साथ ही मकान की तामीर कराकर मामूली किराए पर गरीबों को बसाने का काम किया जाएगा। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशाद अली आजाद के मुताबिक वक्फ कानून के तहत बोर्ड ने अपने खाली जमीन बेघर लोगों को देने का फैसला किया है। चेयरमैन ने यह भी कहा कि हुकूमत को एक तजवीज रवाना की गई है, जिसमें बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वक्फ की खाली जमीन पर इमारत की तामीर कराई जाए ताकि इसे मामूली किराए पर बेघर लोगों को दिया जा सके। ये प्रस्ताव भेज रहे हैं कि जो हमारी जमीन वैकेंट है उसको कैसे समाज के निचले तबकों के लिए रिहाइशगाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। सरकार को हम लोग प्रपोजल ये भेज रहे हैं कि जो ज़मीन हमारी खाली है या कानूनी तौर तरीके से जो हम खाली करा रहे हैं उस पर हम ये चाहते हैं कि सरकार उस पर रिहाइशगाह के लिए